आज अभी इस वक़्त हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए अगर आप यूपी पीसीएस 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक आइडियल टाइम है जहाँ पर आप यहाँ पे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो है कि प्रिपरेशन करना है, आज भी 1-2 कैटेगरी का बच्चा होगा। एक वो बच्चा होगा जो उसके मन में होगा कि प्रिपरेशन करना है और दूसरे के मन में होगा कि प्रिपरेशन करना है तो करना कैसे है? प्रिपरेशन करना है इट इज़ गुड हाँ, उसके लिए आप बुक्स वगैरह को लेकर आओगे, सब कुछ ठीक है, दोनों बच्चा करेगा। लेकिन आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि बेसिकली अगला 1 साल, 1.5 साल जो आपको चलना है, वो आपके लिए एक रोड मैप होना चाहिए कि किस तरीके से चलना है। और जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेकर प्रिपरेशन एंड करने तक में अलग-अलग फेजेज़ आते हैं, अलग-अलग स्टेजेज़ आते हैं। तो कब, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चीज़ों को बेसिकली हमें लेकर जाना है एंड लास्ट में वो कौन से मोमेंट्स आते हैं, कौन से पिक मोमेंट्स है, जहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा-सा चेंज लेकर आना है स्ट्रैटेजी में। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है, जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना एकदम ध्यान से। ये एक आपका वो वीडियो होने वाला है जहाँ पे आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एकदम स्क्रैच से लेकर आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एमके यादव यूपी पीसीएस के ऊपर एंड मैं अमन वर्मा आपके सर आपके एक बार सामने फिर से प्रस्तुत है आपके लिए एक 2027 के जितने अभ्यर्थी हैं वो बेसिकली तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये आपके साथ बात करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप उसको समझें। आप पहले एग्ज़ाम की पैटर्न को समझें, दूसरा एग्ज़ाम का सिलेबस समझें, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो, तैयार होने जा रहे हो, वहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो कितना बड़ा है। तो अगर मैं मोटा-मोटा एक नंबर लेके चलता हूँ तो 5 से 6 लाख अभ्यर्थी होते हैं जो हर साल यूपी पीसीएस का जो फॉर्म होता है वो आपको अप्लाई करते हैं। तो क्या बात है कि सर इतनी बड़ी संख्या से कॉम्पिटिशन है? मैंने कहा है अप्लाई करते हैं। याद रखना इसका एक बहुत छोटा-सा इस कॉर्नर होता है, स्पेस होता है, परसेंटेज होता है जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। वो 10%, 15%, 20% जो बच्चे हैं, आपको उन्हीं के साथ बेसिकली क्या है कम्पीट करना है, आपको वहीं पे रैंक लेकर आना है। क्योंकि यही वो कुछ एक छोटा-सा एरिया होगा, जहाँ से बच्चे जो होंगे वो बेसिकली रैंक लेकर आएँगे। अगर मैं बात करता हूँ इस बार यूपी पीसीएस 2026 के लिए, तो आप देख सकते हैं कि लगभग-लगभग 500 के आस-पास नोटिफ़िकेशन यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर पिछले साल के डेटा को देखते हैं और तो अगर अनुमान लगाएँ तो अगले साल भी जो है वो कहीं न कहीं इसका 500 और या फिर उसके ऊपर भी थोड़ा-सा जो पोस्ट है वो देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स जो अपॉर्च्युनिटी है आपके पास, वो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, दूसरा मेंस का होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। जीएस पेपर 1 होता है एंड जीएस पेपर 2 होता है, जो कि हमारा सीसेट है। ध्यान रखना जो सीसेट का पेपर होता है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिकली जो है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे कम से कम जो पास है वो बेसिकली आपको बेसिकली जीएस2 में आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस के, जो आपका मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, याद रखिएगा वहाँ पे बेसिकली आपको एक हिंदी का पेपर है और दूसरा हमें एस्से का पेपर देखने को मिलता है जो 150 नंबर का होता है। उसके बाद होते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 जैसे आपका यूपीएससी में होता है, ठीक उसी प्रकार से जीएस 1 टू 4 होते हैं जो आपको 2-200 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे वहाँ ऑप्शनल है ना, तो यहाँ पे उसकी जगह पे 2 यूपी स्पेशल के आपको बेसिकली जो पेपर है देखने को मिलते हैं। पेपर 5 और पेपर 6 यहाँ पे भी जो है वो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 2-200 मार्क्स का बेसिकली जो पेपर है वो जीएस 5 और 6 हमें यूपी स्पेसिफिक पेपर देखने को मिलता है। क्या है? याद रखना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। तो अगर मैं मेंस के बारे में बात करता हूँ तो सर 6 दूना 12 यहाँ हो गए, 150 300 यहाँ हो गए। तो अगर मेंस के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे बेसिकली 1500 नंबर का जो पेपर है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो आपको देना है। उसके बाद जब आप मेंस को क्वालीफाई करते हो तो एक बहुत बड़ा एज लेने वाला फैक्टर आता है, दैट इज़ इंटरव्यू जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। और अगर बेसिकली अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ देखे हैं चैनल के ऊपर, तो जहाँ पे हम लोगों ने मार्कशीट दिखाई है, तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने देखा है 70 के आस-पास, 100 में से 70 के आस-पास जो मार्क्स हैं, वो बच्चे लेकर आ रहे हैं जो एसटीएम जिनको रैंक मिला है। तो यहाँ पे 100 नंबर जो होते हैं वो आपको एसडीएम बेसिकली जो है वो इंटरव्यू देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अब पता चल गया है कि सर एग्ज़ाम क्या है, ठीक है? एग्ज़ाम जब पता चल गया ना, तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि यहाँ पे आपको इस चीज़ को तोड़ना होगा। अगला जो 1 साल, 1.5 साल होगा,
उसको बेसिकली यहाँ पे आपको 8 स्टेप्स हैं जो कवर करना है। सबसे पहला जो स्टेप आपको कवर करना है वो है कि अब हमने देख लिया कि पैटर्न क्या है कि चलो ठीक है। अब आपको जो सबसे पहला चीज़ आप लोगे यहाँ पे वो आप लोगे सिलेबस, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस के साथ एक और चीज़ आपको इंटीग्रेट करनी है। वो और चीज़ हमें क्या देखने को मिलता है, आप सिलेबस के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे पीवाईक्यूज को। किसे इंटीग्रेट करना है, तो सिलेबस के साथ आप इंटीग्रेट करेंगे पीवाईक्यूज को। उसके बाद जब आपने सिलेबस देख लिया, आपने पीवाईक्यू देख लिया, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो हिस्ट्री का पहले पीवाईक्यूज देखेंगे। अभी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व होगा भी नहीं, लेकिन देखो, आप समझो। आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता देखने जा रहे हो तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, अब आपको पढ़ने पे ध्यान देना है। पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होगी, तो पढ़ाई याद रखना सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है विद दी बेसिक फाउंडेशन। बेसिक फाउंडेशन के लिए क्या है सर, बेसिक फाउंडेशन के लिए जो आपकी एनसीईआरटीज है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए हमें मालूम है जो ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11th वाली, ठीक है, अभी वाली नहीं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखना, जब आपको 11th वाली एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है ना, तो उसके लिए जरूरी है जो क्लास 7th वाली जो एनसीईआरटी है वो आपने अच्छे से पढ़ा हो। तभी बेसिकली क्या है, आप चीजों को अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ, जो क्लास 8 की पुरानी वाली एनसीईआरटी थी वो पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क की जो एनसीईआरटी है वो पॉलिटी में आपका सबसे बड़ा जो बेस होगा वो तैयार करेगा। उसके बाद क्या है सर, जब आपका बेसिक फाउंडेशन आपने तैयार कर लिया है, अब आप क्या करोगे, अब आपको आगे की ओर बढ़ना है। कहां पर आगे की ओर बढ़ना है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है आपको यहाँ पे एक लेवल अप करके, जो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह होते हैं उन लेवल पे जो चीजें हैं, आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बेसिकली क्या है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, मैं बताता हूँ कुछ एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं। जैसे अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे 4 ब्लॉक होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, और एक मैं लेता हूं हमेशा आपका साइंस को, ठीक है। दैट इज यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री आपको कवर करना है, पॉलिटी आपको कवर करना है, ज्योग्राफी आपको कवर करना है। ये वो 3 एरियाज हैं जो आपके बहुत ज्यादा, ये कहते हैं ना, ये त्रिमूर्ति हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम के। अगर आपने इसको कॉन्कर कर लिया ना यहाँ पे, सो इट इज लाइक एग्जाम आपके हाथों में बहुत हद तक आया हुआ है, बहुत हद तक है। उसके बाद क्या है सर, साइंस के ऊपर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा फोकस जो है, 3 कवर करने के बाद आप देखेंगे साइंस, और साइंस के बाद आपको क्या उठाना है, तो साइंस के बाद आपको उठाना है, याद रखिएगा, जो इको वाला पोर्शन होता है वो। और इकोनॉमिक्स में क्या करना है सर, इको में याद रखना, जो आपका यूपी का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गए, यूपी रिलेटेड जो स्कीम्स हो गए, ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। और सभी के साथ एक चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, वो बेसिकली हमें कौन सा देखने को मिलता है, वो आपको बेसिकली बनता है यूपी स्पेशल का। तो सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, जो 3 चीजें हैं जो कवर आप करेंगे, वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज है वो अच्छा खासा मुझे देखने को मिलता है। ये वो 4 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप जो एज है वो लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल के ऊपर फोकस रखना है। एंड सबसे बड़ा यूपी पीसीएस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना, 1 साल का कम से कम, जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो पीछे मैंने क्या कहा है, 1.5 साल तक। और अभी में हम कहाँ पे खड़े हैं, अभी से अगर आप कंपेयर करते हो तो साल 1.5 साल आपके हाथों में है, यानी कि बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ से जो करंट अफेयर्स है वो काफी अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। और जब करंट अफेयर्स बनाएंगे तो याद रखना, हर एक न्यूज आर्टिकल के लिए, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन का एक 1 पेजर नहीं, ठीक है, दिक्कत होगी, लेकिन हाँ, सिखाते हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सिखा रखा है। सैम के यादव सर ने खुद सिखा रखा है कि 1 पेजर कैसे बनाने। तो एटलीस्ट एक आर्टिकल के ऊपर कोई भी आपको अच्छा आर्टिकल निकल गया, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, तो उसके ऊपर 1 पेजर आपका जो है वो बेसिकली तैयार होना चाहिए। आप कोई भी एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से क्या है, यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद क्या है, आपको पीवाईक्यूज, अभी क्या था सर, अभी हम लोगों ने स्टार्ट पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज देखा था। अब आपने जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद रिपीटेड एक्टिव रिकॉल पर आपको आना है, और आप बार बार क्या करेंगे, पहले पीवाईक्यूज रिवाइज करेंगे, और पीवाईक्यूज के बाद आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली जाएंगे मॉक के ऊपर। क्या है, पीवाईक्यूज के बाद क्या है, मॉक के ऊपर जाएंगे। और एक चीज, जब पीवाईक्यूज दे रहे हैं ना, तो 6 के बाद 7 ऐसा नहीं कि इसके बाद ये आएगा। हाँ, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है वो मेंस को भी जीतना है। तो मेंस को जीतना है, आप आंसर राइटिंग के ऊपर भी यहाँ पे जो ध्यान है वो बेसिकली आपको देना पड़ेगा लगातार। आपको आंसर राइटिंग साथ साथ करते जाना है। ये बेसिकली
ये बेसिकली क्या है, तो ये हमें देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर डेवलप करेगी और साथ ही साथ क्या है, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है इंटरव्यू। ये सबसे लास्ट है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये वो 7 चरण है, जिस 7 चरण में आपको क्या है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से तोड़ना है। अब थोड़ा-सा अगर मैं सिलेबस के बारे में मोटा-मोटा बात कर लूँ, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है कि आपको सिलेबस जो है, वो सिलेबस जानना है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है। कैसे, अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करता हूँ, तो करंट इवेंट्स के बारे में बात कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, ज्योग्राफी के पोर्शन हो गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस डाला हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट डाला हुआ है। मतलब उतनी ज्यादा चीजें क्या है, अच्छे तरीके से आपको प्रीलिम्स में जो है वो डिटेल में नहीं देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर क्या फॉलो करना है, तो अब यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेंस का सिलेबस है उसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि मेंस के सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देने का यहाँ पे ट्राई करूँ, तो सबसे पहले एक पेपर में मैंने बताया है जनरल हिंदी का होता है, फिर GS1 GS2 होता है, GS3 होता है, GS4 5 6 होते हैं। अगर मैं GS1 के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, जैसे कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं GS2, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से आपको प्रश्न आते हैं। उसके बाद अगर मैं GS3 के बारे में बात करता हूँ, तो इकोनॉमी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। साथ जैसे उसमें भी इकोनॉमी में क्या है, जैसे नीति आयोग हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ये एक थीम हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो वाला कन्वेंशनल जो है ना, वो थोड़ा सा इकोनॉमी हटके यहाँ पे जो एसडीजी डेवलपमेंट वाले एरियाज हैं, वहां से जो यूपी है, यूपी के अंदर प्रश्न हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान भी वहीं पे रखना है। अगर वहीं पे बात करते हैं, तो अब यहाँ पे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो गए, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी वाले एरिया हो गए, वो बेसिकली क्या है, आपके GS3 में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंगली अगर GS4 के बारे में बात करते हैं, तो वो पूरा जो एथिक्स का पेपर है, केस स्टडीज वगैरह सब कुछ आपको पूछा जाता है। और उसके बाद क्या है, दो पेपर है, GS5 है और GS6 है, जो बेसिकली आपको किससे रिलेट करता है। तो GS5 और GS6 का जो पेपर है, वो हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली रिलेट करता है विद योर यूपी स्पेशल। क्या क्या पूछे जाते हैं, तो देख लो, जैसे यूपी हिस्ट्री हो गई, सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, यूपी के आर्कियोलॉजिकल हो गए, या फिर हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिलता है, जैसे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो यूपी का रोल है, वो बेसिकली कौन सा देखने को मिलता है। फ्रीडम स्ट्रगल में जो यूपी के पर्सनालिटीज हमें देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उनका क्या था, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूपी की पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मेंस में भी बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से यूपी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया बताने के लिए आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंगली अगर मैं GS6 के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपी का इकोनॉमी हो गया, बजट हो गया, यूपी का इकोनॉमी हो गया, बजट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, ये सारे जो एरियाज हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो बेसिकली है, वो यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद हम यूपी ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो रिलीफ क्या है, यूपी की जलवायु कैसी है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या देखने को मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फॉरेस्ट जो पॉलिसी है वो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलती है। तो ये जो 5 और 6 है ना, याद रखना, ये जो 400 नंबर कंबाइंड है, ये जैसे वहां ऑप्शनल रैंक डिसाइड करता है ना, याद रखना, यहाँ पे आपको फोकस रखना है। यहाँ पे आप अच्छा गेन कर सकते हैं और अच्छा नंबर आता है, 100-110 के आसपास अगर बच्चे ला रहे हैं, तो उसे अच्छा माना जाता है, अच्छा नंबर वो लेकर आते हैं। और आप उसके ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। वहाँ पे जो रैंक है ना, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है। रैंक जो है, वो बेसिकली आपका डिसाइड होता है। तो जैसे मैंने कहा है कि आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। उसके बाद अगर मैं अगर आपको बुक वगैरह के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे मोटा-मोटा एक छोटा-सा आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद जो है, मैं एक और जगह पे, जहाँ पे पूरी की पूरी एंटायर बुक लिस्ट क्या हो सकती है आपके लिए, इसके लिए हम बात करेंगे। कैसे एनसीईआरटीज़ कवर करने हैं, किस डायरेक्शन में कवर करना है, तमाम चीज़ों को देखेंगे। जैसे आपका हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ठीक है? अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, तो एनसीईआरटी के लिए जो बिपिन चंद्रा की किताब आती है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मैं बात करता हूँ, या फिर जो स्पेक्ट्रम है, आप उससे अच्छे तरीके से यूपी के लिए फॉलो कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं रिलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ, यूपी के लिए मैं अभी भी कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ा है, तो मोर देन सफिशिएंट है, वो आज भी कह सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने सबसे रिलायबल सोर्स बता दिया, और ज्योग्राफी पे आपका जो ध्यान ज्यादा होना चाहिए, वो याद रखना, जो आपका मैपिंग है, ठीक है, जो आपका मानचित्र है, मैपिंग है, याद रखना, मैपिंग के ऊपर जो फोकस है, ये मैपिंग के ऊपर बेसिकली फोकस आप ज्यादा रखेंगे। ऐसा ही करंट इश्यूज है, तो याद रखिएगा, मैंने कहा ही है
कि साल से 1.5 साल होना चाहिए। एक कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, ले लो, उसको पढ़ने का हैबिट बेसिकली आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? उसके साथ ही साथ आपको कोई भी जैसे हम आप हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो हर सप्ताह पे आपको जो करंट अफेयर्स है वो करवाए जा रहे हैं। साल भर उसे फॉलो करें और बेसिकली उस चीज़ को आप पकड़ के रखें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। पॉलिटी के अंदर मैं अगर आता हूँ, तो अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी में मैंने कहा ही है कि आपको ज़्यादा बजट और सर्वे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इनके ऊपर बेसिकली याद रखना, ज़्यादा फोकस रखना है। साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए, प्लस प्लस जो करंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा पोर्शन जो है, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, याद रखना, जो यूपी का स्पेशल जीके वाला एरिया है, वो यूपी स्पेशल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी मेंस के पर्सपेक्टिव से 400 नंबर का पेपर बनता है। क्या है? मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 400 नंबर का पेपर बनता है, जिसके ऊपर आपको जो फॉलो है, वो आपका फॉलो उतना ही ज़्यादा क्या है, उतना ही ज़्यादा आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात आता है कि सर तैयारी करेंगे कैसे? तो इसके लिए ना बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बहुत बार मैंने इस चीज़ के बारे में चर्चा किया है, फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहला आपको ध्यान रखना है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का मतलब क्या है? आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे, आपको अपने जो सोर्सेज़ हैं ना, उन सोर्सेज़ को बार-बार चेंज नहीं करना है। क्या है? आपको उन सोर्सेज़ को बेसिकली क्या है, बार-बार बेसिकली यहाँ पर चेंज नहीं करना है। आप वैसा कोई चीज़ नहीं उठाओगे। आज लिख लो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखो। अपने कॉपी पे लिख लो। हर एक कॉपी का जो पहला पन्ना है, उस पे लिख लो। हर एक बुक के पहले पन्ने पे लिख लो कि मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं पढ़ूँगा, जिसको मैं कम से कम 3 बार रिवाइज़ ना करूँ। क्या साल, 1.5 साल में मैं बोल रहा हूँ 3 बार रिवाइज़ करना, तो क्या ये बहुत बड़ा जॉब है? नहीं भाई, बहुत बड़ा जॉब नहीं है। मैं कह सकता हूँ, मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 4 से 5 रिवीज़न करो। जितना करोगे उतना बेहतर होता जाएगा। तो लेकिन हाँ, रूल ऑफ 3 तो अपनाना है। हम वो कोई भी चीज़ पिक नहीं करेंगे, जहाँ पे हम कम से कम जो 3 रिवीज़न है, वो 3 रिवीज़न कर रहे हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको नोट्स बनाने हैं अपने। समझ में आ रहा है? आपको नोट्स बनाने हैं। एक बुक को बार-बार रिवाइज़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि अगर आपने वहाँ से अपने नोट्स बनाए हैं, आपने लेक्चर हैंडआउट से नोट्स बनाए हैं, तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आसान होंगी। उसके बाद बेसिकली क्या है कि आपको रिवीज़न जो है ना वो नियमित अंतराल पे करना है। कैसे करना है? सर सबसे पहला रिवीजन जैसे आज मैंने लेट्स से सपोज़ आप हमारे साथ ना बैच कोर्सेज़ में हो, ठीक है? मैंने आज आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आपने 6 से 8 में क्लास की है, तो रात में सोने से पहले जो आपका एक रीडिंग है, वो एक रीडिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, दूसरा आप 3 दिन पे करो, दूसरा 3 दिन पे करो, 1 हफ्ता पे करो, फिर बेसिकली क्या है 14 डेज़ पे करो। अगर आप इस तरीके से थोड़ा-सा स्टार्टिंग में स्पेस्ड रिवीजन कर दोगे ना, ठीक है? नियमित स्लॉट्स बना दोगे, वहाँ पे रिवाइज़ कर लोगे, मार्क माय वर्ड, थोड़ा भरोसा रखना मेरे ऊपर, ये चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम में वंडर करेगी। ये चीज़ एग्ज़ाम में आपको काफ़ी आगे लेकर जाएगी और यही वो चीज़ होगा जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये चीज़ करना ही करना है। चल ठीक है, अभी मैंने कहा है कि रिवीजन करना है, तो रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करना है विथ एक्टिव रिकॉल की टेक्निक अपना के। एक्टिव रिकॉल की टेक्निक क्या है? अरे बचपन में एक बात बताना, बचपन में हम लोगों ने जब कुछ भी नहीं आता था ना, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तो कुछ आता नहीं है, तो इतना सारा चीज़ कैसे आ गया? अभी तुम उसके हिसाब से सोचो जिस टाइम पर आपका जन्म हुआ होगा और ठीक है, अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि सब बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, क्या-क्या करें, करंट अफेयर्स है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। लेकिन बचपन से तो आज तक सीखते आए हो और बचपन में जो सबसे कठिन दौर होता है सीखने का, उस टाइम पे कैसे सीखा था? बार-बार लिख-लिख कर। बार-बार लिख-लिख कर, यस और नो? वही चीज़ क्या है? अपनाते हैं ना। जो बचपन से जो करते आ रहे हैं, उसी चीज़ को अपनाते हैं। क्या करना है कि आप जो भी पढ़ोगे, एक ब्लैंक शीट निकालो, कुछ नहीं करना है। 5 मिनट का मोबाइल में टाइमर लगाओ। आपने 3-4 पन्ने एक टॉपिक पढ़ा है, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और वहाँ पे लिखो। लिखो, जितनी बार रिवाइज़ करो, उतनी बार। 3 दिन के बाद रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर से लिखो। अगर आप बेसिकली नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा ट्राई करो कि बेसिकली आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं। ठीक है? ऐसा विजुअलाइज़ करो और अगर जहाँ पे भी आप फंबल कर गए ना, याद रखना उसी पॉइंट पे जाओ, अपने नोट्स निकालो, अपनी बुक निकालो, व्हाटएवर इट माइट बी और उसको वहाँ से पढ़ो और फिर से और लिखने के लिए। ये वो चीज़ है जो आपको उस टॉपिक में बिल्कुल प्रो बना देगी।
और ये चीज़ कर लिया तो याद रखना अगला 1 साल अगर आपने इस चीज़ को फ़ॉलो किया है, देन आपकी जो आगे की राह होगी, प्रीलिम्स निकलने के बाद जो मेंस देना होगा, मेंस की जो राह होगी, इंटरव्यू होगा जहाँ पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा आसान होगी, आप ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ सकते हो, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर पैनिक नहीं करेंगे। और इस प्रकार से अगर आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, खास तौर पे यदि आप जो यूपी स्पेशल वाला जो पोर्शन है ना, जो 400 नंबर का है, उसके ऊपर कमांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप सभी चीज़ों को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक जाके डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जो हमारा यूपी पीसीएस का संकल्प फाउंडेशन बैच नंबर 2 है, इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बेसिकली कंप्लीट ऑनलाइन मोड का बैच है। हिंदी माध्यम का बैच बिल्कुल अलग है, अंग्रेजी माध्यम का बैच है, वो बिल्कुल अलग है। याद रखना ये वो बैच है जहाँ पर 70 से ज़्यादा बच्चों का जो सिलेक्शन है, जहाँ पर 70 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन आपके यूपी पीसीएस 2024 के अंदर हुआ है। क्या-क्या मिलने वाला है सर? तो आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास के हैंडआउट्स मिलेंगे, समरी नोट्स मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन मिलेंगे, डिटेल क्लासेस मिलेंगी 10 साल के प्रीलिम्स की, उसके बाद आपको बुक्स एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा, वन टू वन मेंटरशिप मिलेगा और जो भी पढ़ाएँगे उससे एक क्वेश्चन बोला ना एक्टिव रिकॉल, ये जो भी पढ़ाएँगे उससे एक क्वेश्चन मेंस का लिखवाएँगे हर दिन और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज के दिए जाएँगे और साथ ही साथ जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, तो उसके बाद मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ इंक्लूडेड है और ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने के लिए जब आप प्रीलिम्स को क्वालीफाई कर लेंगे, तो इसी कोर्स में हम आपको क्यूईपी का प्रोग्राम भी देने वाले हैं, जहाँ पर आपका वैल्यू एडिशन होता है, आप आंसर राइटिंग के और प्रो लेवल तक पहुँच पाते हो। साथ ही साथ जो भी हम आपका आपने जो भी फीस दिया होगा, वो पूरा का पूरा फीस जो है, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर जब आप प्रीलिम्स को क्वालीफाई कर लेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जो भी बच्चे अच्छे तरीके से डेप्थ में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन बेसिकली ऑप्ट फॉर दिस यूपी पीसीएस संकल्प फाउंडेशन बैच। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अब जो भी चीज़ें हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या है आपको मैंने बता दिया है, ये प्लान आपके पास है और जब प्लान आपके पास है, अब बेसिकली आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। बस आपको इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। याद रखना और क्या इम्प्लीमेंट करना है, बाद बाकी चीज़ें तो करनी है, जो 7 स्ट्रैटेजी, जो 7 स्टेप्स मैंने बताए हैं, वो तो करना ही है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है 1, 2, 3, 4 इसे इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करो एंड आपको खुद ही में अपना इम्प्रूवमेंट, अपना जो फ़ायदा है, अपना जो लाभ है ना, ये लाभ आपको दिखने लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम यूपी पीसीएस संबंधित किसी और विशेष मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड जय हिंद।